नमस्कार मित्रों। ये वातायन की प्रवासी संगोष्ठी की 15वीं श्रृंखला की 15वीं कड़ी है आज। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ कि इस प्रवासी लॉकडाउन संगोष्ठी का हमारा उद्देश्य ये रहा है कि हम जिन साहित्यकारों को बहुत ज़्यादा नहीं सुन पाते हैं, उन्हें हम निमंत्रित करते हैं हर शनिवार को शाम को 4 बजे ज़ूम के माध्यम से। और कुछ ऐसे साहित्यकारों को जो हमारे बीच नहीं रहे, हम उनको याद करते हैं। आज की संगोष्ठी को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक बड़ा दुखद समाचार आज हम लोगों को सुबह मिला है कि हमारे ब्रिटेन के वरिष्ठ हिंदी के साहित्यकार और पत्रकार श्री कैलाश बुधवार जी नहीं रहे। यह सुबह दिव्या जी का मेरे पास फ़ोन आया था, यह बताने के लिए। वो बहुत भावुक थी। दिव्या जी ने मुझसे कहा कि आज के इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाए और कैलाश जी का अभी निधन हुआ है। हम सब लोग बहुत शोकाकुल हैं। उसी समय मुझे याद आई एक घटना। 1997 में अगस्त का महीना था और मेरे घर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। और संगोष्ठी की रूपरेखा यह थी कि हम पुरवाई पत्रिका के विषय में, उसको शुरू करने के विषय में बात करना चाह रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन आयोजित करने जा रहे थे। तो अगस्त की बात है, हमने यह एक मीटिंग नुमा संगोष्ठी मेरे घर पे बुलाई थी। और जैसे आज दिव्या जी का फोन आया, वैसे ही सुबह सुबह कोई 8, साढ़े 8, 9 बजे कैलाश जी का फोन आया और मैं सो के उठा ही था। मैंने फोन उठाया और बहुत भावुक होकर कैलाश जी बोले कि अभी अभी समाचार मिला है कि प्रिंसेस डायना नहीं रही और मैं बहुत उसमें शोक में हूँ। इस समय शॉक में हूँ और एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हुई है सुबह सुबह। और तुमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है घर पर गोष्ठी, और उसकी तैयारियां भी की है। मैं जानता हूँ बहुत लोग वहाँ उसमें आने वाले हैं। लेकिन ज़रा ये दोबारा सोचो कि ये कार्यक्रम किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि मैं तो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाऊँगा और मैं बहुत शॉक में हूँ। मैंने थोड़ा-सा सोच के मैंने कैलाश जी से कहा कि क्यों ना हम इस आयोजन का स्वरूप बदल दें और इसे परिवर्तित कर दें। इसे हम प्रिंसेस डायना की स्मृति में शोक सभा कर लें और साथ में हमारी जो गोष्ठी है वो भी हो जाएगी, जो काम है। और हम इसे पूरी तरह से केंद्रित करते हैं प्रिंसेस डायना की स्मृति में। कैलाश जी 20-25 सेकंड के लिए खामोश हुए और फिर मुझसे बोले, हाँ ये उचित होगा और मैं आ रहा हूँ। ये तो मुझे लगा, जब दिव्या जी का फ़ोन आया, उन्होंने आज के इस आयोजन को स्थगित करने की बात कही, तो मुझे वही वाक़या याद आया कैलाश जी का। मुझे लगा कि आज की इस गोष्ठी के साथ अगर हम एक उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि सभा, शोक सभा भी जोड़ लेंगे, तो इसमें मुझे कैलाश जी की सहमति नज़र आई। और उस कारण से आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम का जैसे ही अंत होगा, उसके बाद हम कैलाश जी की स्मृति में एक शोक सभा करेंगे। इन शब्दों के साथ अब हम इस गोष्ठी को आरंभ करना चाहते हैं जो सुनियोजित थी। आज हम ब्रिटेन की प्रतिष्ठित कथाकार, कहानीकार, गज़लकार, उपन्यासकार नीना पॉल जी को याद करेंगे, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं। और नीना पॉल जी की स्मृति में जो मुख्य व्याख्यान देंगी, वो है अरुणा अजीत सारिया जी, जो एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ इस देश में हिंदी की विद्वान हैं, प्राध्यापिका हैं और एक ऐसा गौरव है हम लोगों के लिए, जिन्हें यहाँ की महारानी से उनके इन्हीं कार्यों के लिए एमबी से नवाजा गया है। तो आइए हम स्वागत करते हैं अरुणा अजीत सारिया जी का। अरुणा जी, आपके हवाले मंच। नमस्कार। वातायन की जूम गोष्ठी में उपस्थित बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले आदरणीय कैलाश भाई जी को नमन करती हुई उनके परिवार के लिए इस असह्य दुख को सहन करने की क्षमता के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि हम लोग इस संगोष्ठी के अंत में उन्हें फिर श्रद्धांजलि देंगे, पर मेरे लिए ये ज़रूरी था कि मैं पहले ये बात कह सकूं। सबसे इसके बाद मैं दिव्या जी और पद्मेश जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ
जिन्होंने मुझे नीना जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को आप सबसे साझा करने का ये अवसर दिया और उनकी स्मृति को नमन करने का भी मुझे मौका मिला। 11 अगस्त 2016 का दिन, मैं उस दिन ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। लंदन से रवाना होने से पहले नीना जी से फोन पर बात करने की कोशिश व्यर्थ ही गई। वे अस्पताल में थी, चेतन और अचेतन के बीच की स्थिति में झूल रही थी और ऐसे में बात करना संभव नहीं हो सका। इसके पहले भी अस्पताल जाना आना उनके लिए एक साधारण सी बात थी, पर उस दिन जैसे मन के भीतर एक गहरी उदासी और अनिष्ट का पूर्वाभास हुआ, जिसकी पुष्टि 15 अगस्त की सुबह तेजेंद्र जी की मेल से हुई। लंदन से हजारों मील दूर मन से उनकी शांति की प्रार्थना पर कर सकी थी। उनके जीवन और कृतित्व का महोत्सव मनाने के लिए जब कुछ मित्र ज़किया जी के घर पर एकत्र हुए, तब भी ऑस्ट्रेलिया में होने के कारण सम्मिलित न हो सकी और इस बात का बहुत ही खेद रहा। दिव्या जी ने जब वातायन की जूम गोष्ठी में नीना जी पर बोलने का अनुरोध किया, तो उनको हाँ कहने के लिए मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। आभारी हूँ दिव्या जी की मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं उनकी यादों को आप सबके साथ साझा कर सकूं। साथ ही आभार बड़े भाई सदृश डॉक्टर कृष्ण कुमार का, जिन्होंने लेस्टर में नीना जी की खास मित्र मधु जी से संपर्क करके नीना जी की गजलें हासिल की। हृदय से आभारी हूँ मधु जी की, जिन्होंने लॉकडाउन में सेल्फ आइसोलेशन के बावजूद मुझे उनका एक कैसेट भेजा। उनकी गज़लों की मुझे बहुत सीमित जानकारी भर थी और मुझे लगा कि नीना जी की रचनाओं पर बात करने के लिए यदि उनकी गज़लों को शामिल न किया जाए तो बात अधूरी ही रहेगी। अंत में विशेष आभार बर्मिंघम से गीतांजलि बहुभाषीय साहित्यिक समुदाय की कवयित्री और नीना जी की मित्र स्वर्ण जी का, जो उनकी ये गज़ल सस्वर प्रस्तुत करेंगी। सुनिए स्वर्ण जी की आवाज में नीना जी की गज़ल। स्वर्ण जी आइए। स्वर्ण जी मीटिंग में नहीं है क्या? पद्मेशी स्वर्ण जी थी ना? मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ और वो म्यूट भी हैं। किसी को ढूंढ रही है नीना जी। दे गया झरनों को फिर आवाज कौन, दे गया झरनों को फिर आवाज कौन, पत्थरों के हाथ में ये साज कौन, पत्थरों के हाथ में ये साज कौन, दे गया झरनों को फिर आवाज कौन, ले चली मेरी उम्मीदें क्यों वहीं, ले चली मेरी उम्मीदें क्यों वहीं, अब बनेगा फिर यहाँ हमराज कौन, पत्थरों के हाथ में परवाज कौन, दे गया झरनों को फिर आवाज कौन, बर्फ को पिघलने का फिर नया, बर्फ को पिघलने का फिर नया, धूप को सिखला गया, धूप को सिखला गया अंदाज कौन, पत्थरों के हाथ में ये साज कौन, दे गया झरनों को फिर आवाज कौन, मैं उड़ी तो दूर तक, मैं उड़ी तो दूर तक उड़ती रही, हौसलों को दे गया
परवाज कौन, पत्थरों के हाथ में ये साज कौन, दे गया झरनों को फिर आवाज कौन। और अंत में मुझे लगता है नीना जी कुछ ढूंढ रही हैं। आप भी घर उठ कर, आप भी घर उठ कर यूं चल दिए, आप भी घर उठ कर यूं चल दिए, फिर उठाएगा, फिर उठाएगा हमारे नाज कौन, पत्थरों के हाथ में ये साज कौन, दे गया झरनों को फिर आवाज कौन। नीना जी आप जहाँ भी हैं खुश रहें। धन्यवाद। धन्यवाद स्वर्ण जी। नीना जी से पहली बार मैं अपने घर में एक गोष्ठी में मिली थी, कथा गोष्ठी की गोष्ठी थी। उस दिन की गोष्ठी में वे अपनी एक प्रिय कहानी आखिरी गीत पढ़ने के लिए लेस्टर से आई थी, और यह संक्षिप्त सी मुलाकात कब एक गहरी दोस्ती में बदल गई ये मुझे पता ही नहीं चला। ये उनके स्वभाव की ही विशेषता थी। जैसे उनके उपन्यास तलाश की सरगम कहती है कि कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे जिससे भी मिलने जाते हैं उसे अपना बना लेते हैं। पहली भेंट में उनके निकट आने के उसके बाद अनेक ऐसे अवसर आए जब मैं उनसे मिली। शायद परमेश जी कोई और लोग बीच में बात कर रहे हैं क्या? जी हाँ, वो आई थिंक वो सरन तलवार जी का था, मैंने बंद कर दिया। आप चलें। पहली भेंट के बाद उनके निकट आने के बहुत से अवसर मिले जिनमें टुकड़ों टुकड़ों में उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं से परिचित होने और प्रभावित होने के मौके मिले। हर व्यक्ति में अच्छाई देखने की सकारात्मक मनोवृत्ति और अपने लेखन के प्रति एकांत प्रतिबद्धता के साथ साथ उनमें एक सहज आत्मीयता थी जिसके कारण वे शीघ्र ही सबके साथ जुड़ जाती थी। बातचीत के दौरान में उनकी कहानियों पर चर्चा होना स्वाभाविक ही था। जब कभी वे मुझे अपनी कोई नई कहानी पढ़ने के लिए भेजती, उन्हें ठीक से पता था कि मैं 2 टूक राय ही दूंगी, और वे अपनी बात को डिफेंड किए बिना कहानी के बारे में मेरे विचारों को बेहद ध्यान से सुनती। उनके व्यक्तित्व की यह विशेषता, अपने लेखन को बेहतर बनाने की ललक, उन्हें उन लेखकों से बिल्कुल अलग करती है जो केवल अपने प्रशंसकों से ही घिरे रहना पसंद करते हैं। नीना जी का व्यक्तित्व और उनका व्यक्तिगत जीवन जैसे दुर्घटनाओं की एक लंबी फहरिस्त था। 18 वर्ष तक शास्त्रीय संगीत, कविता और कहानी की दुनिया में निमग्न नीना जी को उनकी बड़ी बहन की असामयिक मृत्यु पर उनकी सहमति पूछे बिना ही एक साथ अपने से दुगनी उम्र के जीजा की दूसरी पत्नी और उनके 2 बेटों की मां बना दिया। और यह जिम्मेदारी जैसे काफी नहीं थी, शादी के 2 वर्ष बाद पति को स्ट्रोक हो गया और अगले 20 वर्ष वे पक्षाघात से पीड़ित अपने पति की सेवा करते उन्होंने बिताए। और फिर पति की मृत्यु के बाद शुरुआत हुई उनकी अपनी बीमारियों की, जिसका अंत कैंसर से मृत्यु में हुआ। इस संदर्भ में मुझे निराला की एक पंक्ति, दुख ही जीवन की कथा रही या कहूँ आज जो नहीं कही, याद आ रही है। व्यक्तिगत जीवन में हादसों की सुनामी झेलने के बावजूद सकारात्मक सोच बनाए रख पाने को मैं उनकी एक अनुकरणीय विशेषता समझती हूँ। उन्होंने जीवन के नकारात्मक अनुभवों से अवसन्न होने की अपेक्षा उनको सृजनात्मक प्रेरणा में परिणत किया। अपने मिलने वालों से हमेशा इतनी जिंदा दिली से मिलती थी कि उनके अंतर्मन की पीड़ा को कोई समझ ही नहीं सकता था। बीमारी से धीरे धीरे अशक्त हो जाने के बावजूद जब उनसे मिलने के लिए हम लोग दोनों जन लेस्टर गए तो उन्होंने बाकायदा स्वागत की तैयारी की हुई थी।
किचन में ताज़े पकौड़े बना के रखे थे और साथ में सजी हुई थी चाय की ट्रे। बगीचे में लगे हुए फूल उनके सुंदरता के प्रति आकर्षण और बागवानी के शौक का ऐलान कर रहे थे। अंतिम दिनों में दर्द से बेहाल होने के बावजूद उनकी सकारात्मकता में कोई कमी नहीं आई। रात भर असह्य दर्द झेलने के बाद वे इस निर्लिप्तता से उसका जिक्र करती थीं जैसे अपने नहीं किसी और के दर्द की बात कर रही हूँ, और जरा सी राहत मिलते ही लैपटॉप खोलकर लेखन में जुट जाती थी। अब लगता है कि उनमें अपने बचे हुए दिनों में अपने अंतर्मन की भावनाओं को शब्दों में बांधने का इतना उतावलापन क्यों था। यही उतावलापन बीमारी की अवस्था में कुछ गांव-गांव, कुछ शहर-शहर उपन्यास के अंग्रेजी और गुजराती भाषा में अनुवाद करवाने की लगन में भी था, पर कैंसर ने उन सारे मंसूबों को पछाड़ दिया। आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, उनकी सरल मुस्कान, हर किसी में और हर स्थिति में अच्छाई देखने की सकारात्मकता और साहित्य रचना के प्रति प्रतिबद्धता को सादर नमन। नीना जी की रचना प्रक्रिया का आरंभ 9 वर्ष की आयु से हुआ, जब उनकी एक कविता मिलाप हिंदी समाचार पत्र में और रेडियो पर प्रसारित होकर सम्मानित हुई। 16 वर्ष की आयु में उनका कहानी संग्रह अटखेलियां प्रकाशित हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन के हादसों के बीच उनका लेस्टर में विनोद सूरी के सबरस रेडियो पर गजलें और गीतों भरी कहानियां पढ़ना, उनकी नाटक मंडली में अभिनय और कहानी और उपन्यास लिखना अनवरत रूप से चलता रहा। इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कनाडा आदि में आयोजित काव्य गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भागीदार रही। नीना जी एक ऐसी गजलकार थीं जो भावनाओं को गजल का शक्ल दे देती थीं। उनकी गजलों में मुझे उनके व्यक्तित्व का एक अलग ही रूप देखने को मिला। उनके कथा साहित्य में समसामयिक जीवन के यथार्थ के प्रति सजगता है, पर गजल लिखते समय जैसे भावनाओं के बांध को खुलकर बहने दिया है। उनमें सामाजिक सरोकारों से दूर रोमांटिक भावनाओं का शोर सुनाई देता है। प्रस्तुत है नीना जी की एक गजल, सुलझाओ न उलझी जुल्फों को, उन्हीं की आवाज में। सुनिए। दूर जा न सके, मगर वो कहाँ मानने वाले थे, कुछ गुनगुना ही थे। सुलझाओ ना उलझी जुल्फों को, हम और उलझने लगते हैं। सुलझाओ ना उलझी जुल्फों को, हम और उलझने लगते हैं। देख के हमें भी आईने में रुखसार सुलगने लगते हैं। सुलझाओ ना उलझी जुल्फों को। नीची नजरें जब उठती है, हम दिल थामे रह जाते हैं। नीची नजरें जब उठती है, हम दिल थामे रह जाते हैं। तब लाख संभाले अपने को, ये कदम बहकने लगते हैं। सुलझाओ ना उलझी जुल्फों को। यूं रुख से नकाब हटाओ नहीं, अरमान मचलने लगते हैं। यूं रुख से नकाब हटाओ नहीं, अरमान मचलने लगते हैं।
जुल्फों को गुलशन में यूं ना जाया करो, फूलों के दिल भी धड़कते हैं, गुलशन में यूं ना जाया करो, फूलों के दिल भी धड़कते हैं, देख के रंगत मीना के गालों की, ये फूल भी जलने लगते हैं, सुलझाओ ना उलझी जुल्फों को, हम और उलझने लगते हैं, देख के हमें भी आईने में रुखसार सो लगने लगते हैं, सुलझाओ ना उलझी जुल्फों को। अभी आपने नीना जी की गजल उन्हीं की आवाज में सुनी, और इसके लिए मैं कहते हैं कि मोहब्बत करने वाले कोई खास ही दिल होते हैं, कुछ इसे पाकर भी नहीं पाते। इसके लिए मैं मधु जी की बहुत ही आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ये कसक भेजा। उनका गजलों और गीतों का पहला संग्रह कसक, जिसमें से आपने ये गजल सुनी, सन 1999 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद 2001 में नयामत, 2003 में अंजुमन, 2005 में चश्मे ख्वालीदा और 2010 में मुलाकातों का सफर प्रकाशित हुए। उनका पहला उपन्यास रिहाई 2007 में प्रकाशित हुआ, जिसके लिए उनको लखनऊ से सुमित्रा कुमारी सिन्हा सम्मान दिया गया। 2010 में प्रकाशित तलाश के लिए कथा यूके द्वारा पद्मानंद साहित्य सम्मान से नवाजा गया। उसी वर्ष उनका पहला कहानी संग्रह फासला एक हाथ का, और अगले वर्ष उनके द्वारा संपादित हिंदी की वैश्विक कहानियां, फिर 2014 में दूसरा कहानी संग्रह शराफत विरासत में नहीं मिलती तथा लेस्टर के इतिहास पर आधारित कुछ गांव गांव कुछ शहर शहर नामक उपन्यास प्रकाशित हुए। उनका अंतिम कहानी संग्रह एक के बाद एक जब प्रकाशित होकर उन तक पहुंचा, नीना जी अस्पताल में थीं और उनके अंतिम क्षण आ रहे थे। अपनी पुस्तक देखने के आत्म संतोष को वो एक कमजोर सी अधूरी सी मुस्कान से ही अभिव्यक्त भर कर सकें। यह संग्रह यहाँ उपलब्ध नहीं है। अब बात करती हूँ मैं उनके कथा साहित्य की। नीना जी के कथा साहित्य के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की चर्चा करनी जरूरी है। संवेदना से तात्पर्य लेखक की उस शक्ति या सामर्थ्य से है जिसके द्वारा वह एक साधारण से विषय और घटनाक्रम को विशेष दीप्ति प्रदान करके पाठक के लिए संप्रेष्य बनाता है। साधारण व्यक्ति की दृष्टि में सामान्य दिखने वाली या नगण्य प्रतीत होने वाली जो घटनाएं होती हैं, वो लेखक को विशिष्ट लगती हैं क्योंकि वह उसे एक नए सिरे से देखता है। टी.एस. एलियट ने इसको कलात्मक ऊर्जा के नाम दिया है। कथा साहित्य में जब हम संवेदना की बात करते हैं तो उससे तात्पर्य समग्र जीवन बोध और संस्कृति से होता है। उसमें कहानी के जो पुराने पारिभाषिक शब्द थे, कथा वस्तु पात्र आदि आदि, सब उसी के भीतर समा जाते हैं। रचना की सफलता के लिए संवेदना और शिल्प दोनों का महत्व है। नीना जी की रचनाओं के संदर्भ में मेरी ये दृष्टि जानने की रही है कि वे विषय वस्तु को भावुकता के स्तर पर जाकर छोड़ देती हैं या उसकी गहराई तक उतरकर उसे जीवन बोध की गंभीरता प्रदान करती हैं। प्रारंभिक दो उपन्यास रिहाई और तलाश में कहानी कहने के उतावलेपन में और रोचकता बनाए रखने के प्रयत्न में शिल्प पर से ध्यान ओझल हो गया है। अपनी खास करके तलाश में, जिसमें कि एक मीनाक्षी जो सिंगापुर और थाईलैंड की क्रूज पर आई हुई है, वो अपने उपन्यास के लिए एक नया विषय खोजने के लिए आई हुई है। जितने भी सहयात्रियों से मिलती है उनसे मिलकर उसको अपने अतीत के प्रेम प्रसंग याद आते हैं और उपन्यास के समानांतर
वर्तमान के साथ साथ अतीत की घटनाएं अंतरधारा की तरह और कभी कभी मुख्य धारा की तरह उसके मन को उद्वेलित करती रहती हैं। अतीत के प्रेम प्रसंग भावुकता के स्तर पर बहुत रोचक हैं, पर अतीत और वर्तमान के ताने बाने बुनने में कुछ पुनरावृत्तियां आने से शिल्प की कसावट में कमी आई है। हर बार किसी नए व्यक्ति से मिलकर अतीत में खोने की पुनरावृत्ति, यदि फ्रेंच की अभिव्यक्ति उधार लूं तो डेजा व्यू जैसी लगती है कि आगे क्या होने वाला है इसका पूर्वानुमान पाठक को हो जाता है, उसकी जिज्ञासा को क्षति पहुंचती है। अंत में सिंगापुर में अली से भेंट होने के साथ मीनाक्षी की तलाश पूरी होकर भी उसका जीवन अकेला ही रह जाता है। मीनाक्षी अली की पत्नी रेहाना उसके 2 बच्चों की खुशी के लिए अपने प्रेम का बलिदान करती है। प्रेम में त्याग की उदात्त और उदार भावना का प्रतिमान स्थापित करने में नीना जी के व्यक्तित्व की ही झलक दिखाई देती है। संवेदना और शिल्प के सामंजस्य की दृष्टि से अपने कहानी संग्रह फासला एक हाथ का और शराफत विरासत में नहीं मिलती में नीना जी ने तलाश से आगे की यात्रा की है। तलाश में वर्णित अतीत के प्रेम की जुगाली और नॉस्टैल्जिया के अतिरेक की जगह इन संग्रहों की कहानियों में वे अपने परिवेश के यथार्थ सरोकारों से जुड़ी हैं। संग्रह की भूमिका में नीना जी ने लिखा, इस कहानी संग्रह में आपका परिचय रिश्तों की बहुत सी श्रृंखलाओं से होगा। कभी आप इनमें उलझेंगे और कभी स्वयं ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। इनमें 2 संस्कृतियों के टकराव की कहानियां हैं। वस्तुतः इन कहानियों में मानवीय संबंधों और सामाजिक विकृतियों के अलग अलग स्वर उभरते हैं। पति पत्नी के पारस्परिक संबंधों के चरमराने को अलग अलग कोणों से देखने की चेष्टा की गई है। कहीं पर पत्नी अपने पति का अन्याय सहती हुई विक्टिम है, तो अन्यत्र स्त्री विमर्श के अस्फुट स्वर सुनाई देते हैं। गुजरे लम्हों का हिसाब में पति के समलैंगिक संबंध की जानकारी मिलने पर वह उससे मुक्त होकर अपने लिए एक अलग रास्ता बना लेती है। इस संदर्भ में एक तीसरा कोण उनकी बहुत ही प्रिय कहानी थी अंतिम गीत, उसमें देखा जाता है, जिसमें पुरुष पति अपनी पत्नी को अन्य पुरुष के साथ देखकर उसकी खुशी के लिए चुपचाप उसके जीवन से बाहर चला जाता है। पुराना पैकेज एक आत्मकथात्मक कहानी है जिसमें 18 वर्ष की आरती को बड़ी बहन की मृत्यु के बाद उसके 2 बच्चों की देखभाल के लिए उससे दुगनी उम्र के जीजा के साथ शादी करने को विवश किया गया। नीना जी लिखती हैं, उसके अरमानों का कत्ल करके उम्र की कैद में बंद कर दिया गया। कुर्सी पलट गई में यह थीम फिर दोहराई गई है, जो इस बात का संकेत करती है कि अपने प्रति हुए अन्याय की चोट से वे आजीवन उबर नहीं पाए थे। कुछ कहानियों में 2 संस्कृतियों के मेल से हुए विवाह में संस्कृतियों के टकराव का चित्रण है। उनकी दृष्टि अब अपने परिवेश की सामाजिक विशेषताओं का निरूपण करती है। ऐसा क्यों 10 वर्षीय जेनी की कहानी है, जो अपनी माँ के बॉयफ्रेंड के यौन उत्पीड़न से बचने के लिए घर छोड़ने को विवश है। सामाजिक सरोकारों को यथार्थ दृष्टि से निरूपित करते समय कहानियों में तटस्थता का निर्वाह कर पाना कहानीकार के रूप में उनकी विकसनशीलता का परिचायक है। अपने कहानी संग्रह की भूमिका में नीना जी ने स्वयं अपनी कहानियों की कमजोरियों को संवारने की बात कही है। यह प्रयत्न शिल्प की दृष्टि से सुगठित कहानियों के रूप में सामने आया है। इन कहानियों में एक क्रमिक विकास और कसावट परिलक्षित होती है। पूरी कहानी की बागडोर अपने हाथ में रखने की जगह वे उसे अपने पात्रों को पकड़ा देती हैं। फलस्वरूप कथानक का विकास पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप से होता है और कहानी अनावश्यक विवरण के ढीलेपन से मुक्त हो जाती है। शराफत विरासत में नहीं मिलती इस संग्रह की सबसे लंबी कहानी है, जिसमें 3 बहनों के जीवन के उतार चढ़ाव को अत्यंत कुशलता से दिखाया है। बड़ी बेटी की शादी भारत से आयातित विपुल से होती है। विपुल लंदन में आकर यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में फिट नहीं हो पाया और बीवी की कमाई पर रंगरेलियां बनाता रहा। बीच की बेटी ने अपने परंपरावादी पिता की अनुमति के बिना अपने सहपाठी
डॉक्टर एंड्रू से शादी की। तीसरी बेटी को कभी भी माता पिता का प्यार नहीं मिला। उनके प्यार से वंचित होकर वह ड्रग्स, ड्रिंक्स, बलात्कार और गर्भपात के अनुभवों से गुजरने के बाद अपनी सहेली के बड़ी उम्र के विधुर पिता से शादी करके अपने प्यार की पूर्णता पाती है। कहानी का कथानक संश्लिष्ट है। नीना जी ने कुछ गंभीर मुद्दों को समेटा है। विवाह की सफलता असफलता केवल स्वजाति में संबंध करने पर निर्भर नहीं। तीसरी बेटी होने के कारण माँ बाप के सुख के लिए तरसने वाली जो छोटी बेटी है वो उस सामाजिक व्यवस्था की विक्टिम है जहाँ बेटे के जन्म पर खुशियाँ और बेटी के होने पर शोक मनाया जाता है। पापा से प्यार पाने के लिए तरसने वाली बेटी स्मृति अपनी सहेली रोहेला के विधुर डैडी में वो प्यार पाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या बेटियों के लिए हमारे समाज की मानसिकता कभी बदलेगी भी या नहीं? लेस्टर के इतिहास पर आधारित उपन्यास कुछ गांव-गांव, कुछ शहर-शहर नीना के 3 वर्षों के शोध और श्रम का परिणाम है। भूमिका में वे लिखती हैं, मैं 1973 से लेस्टर में हूँ। यहाँ की इकोनॉमी का उत्कर्षापकर्ष देखा है। माइनस की 2 हड़तालें देखी हैं जो ब्रिटेन की इकोनॉमी के अपकर्ष का कारण बनी। पर कुछ ऐसा नहीं लिखना चाहती थी जो उपन्यास लेस्टर का इतिहास भर बनकर रह जाए। मेरा उद्देश्य यहाँ के रहन सहन और एशियंस पर उनके प्रभाव के विषय में लिखना था। उपन्यास में लेस्टर के इतिहास के समानांतर ईदी अमीन द्वारा अफ्रीका से निकाले गए एक गुजराती परिवार की कहानी बुनी गई है। लेस्टर के इतिहास से संबंधित अंश ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्क वीसा लेकर आए भारतीय श्रमिक और ब्रिटिश पासपोर्ट के अधिकार से अफ्रीका से आए परिवारों ने किस तरह लेस्टर के मूल अंग्रेज नागरिकों को धीरे धीरे हाशिए पर ला दिया और अपनी कर्मठता और किफायती से मकानों और कारखानों के स्वामी बन गए, इसके वर्णन का ऐतिहासिक दृष्टि से तो महत्व है ही। साथ ही युगांडा से आए परिवार सुरेश भाई, सरोज, उनकी वृद्धा माँ सरलाबेन और निशा के प्रसंग में नीना जी ने प्रवासी जीवन के 2 अत्यंत गंभीर बिंदुओं को रेखांकित किया है। मूल रूप से गुजरात के नवसारी नामक स्थान से आई सरलाबेन वहां लौट जाने की लालसा में लेस्टर को कभी भी पूरी तरह से अपना नहीं सकी। पर अंत में जब उन्हें नवसारी जाने का मौका मिला तो वे अपने आप से पूछती हैं कि नवसारी में किसके लिए जा रही हैं। वे आत्मीय स्वजन जिन्हें वे छोड़कर अफ्रीका गई थी, वे तो अब इस संसार से जा चुके हैं। वहां उनको पहचानने वाला तक तो कोई होगा नहीं। वस्तुतः नॉस्टैल्जिया एक भावना भर है। जिस जमीन को छोड़कर हम दूसरे देशों में आकर बसते हैं, वहां वापस जाकर भी उसी जगह नहीं लौट सकते जिसे छोड़कर आए थे। वहां की धरती और लोग कहीं आगे बढ़ चुके होते हैं। दूसरा बिंदु प्रवासियों की दूसरी पीढ़ी के भविष्य का अंकन करता है। सुरेश भाई जीवन भर कॉर्नर शॉप चलाते रहे। उनकी पत्नी सरोज होजरी के कारखाने में काम करते हुए अपने अंग्रेज सहकर्मियों के षड्यंत्र की भागीदार बनी। पर उनकी बेटी निशा यूनिवर्सिटी से उच्च डिग्री हासिल करके अपना करियर बनाती है। उसके पास 1 से अधिक जॉब के ऑफर है जिनमें से वो अपना मनपसंद जॉब चुन सकती है। प्रवासियों की दूसरी पीढ़ी न तो कॉर्नर शॉप खोलेगी और न कारखानों में काम करेगी और न ही प्रजातिवाद को चुप करके सहेगी। साइमन के साथ उसकी निकटता के प्रसंग दूसरी पीढ़ी के भारतीयों के सामाजिक समन्वय का अगला कदम है। इन गंभीर मुद्दों को नीना जी ने अत्यंत कुशलता से कहानी के साथ बुना है। नीना जी ने तलाश की नॉस्टैल्जिया से प्रारंभ करके कुछ गांव-गांव, कुछ शहर-शहर में प्रवासी मानसिकता के मोह भंग के चित्रण द्वारा जीवन बोध की परिपक्वता तक का एक लंबा रास्ता तय किया है। मैं इसे उनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानती हूँ। कभी सोचा तक नहीं था कि नीना जी के लिए इस तरह से लिखना होगा। वे तो हमेशा मुझे यही दिलासा देती रही, अरे मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं, देखिएगा कैंसर की लड़ाई में मैं कैंसर को हरा कर छोड़ूंगी। उनकी यह जिजीविषा अंत तक उनके साथ रही। उनकी जीवंतता की साक्षी उनके अंतिम दिनों में बनाया गया यह वीडियो है जिसे मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। एक वीडियो है
इसको दिखा सकते हैं क्या? इसमें आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या? जी हाँ, दिख रहा है। ऑन कर दीजिए ना। हाँ, दिख रहा है। इसमें ऑन है क्या? जी मैडम। इसमें ऑन नहीं है, आवाज नहीं है, आवाज करनी है। तो फिर न खिलूंगी, फिर से करो, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं फिर से करो, फिर से करो। हाँ, सुन रहा है, आ गया। आ रहा है, फिर से करते हैं। कश्मीर की कली हूँ मैं, थे ना रूठो बाबूजी, वो छा गई तो फिर न खिलूंगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं जी। ये वीडियो उनके निधन के करीब मेरे ख्याल 1 महीने पहले का है। पर सच तो ये है कि लेखक कभी मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में हमेशा जीवित रहता है। इस बात के साथ उनको नमन करती हुई मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और पद्मेश जी आपको सौंप रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी। आपने एक बहुत ही भावनात्मक और ज्ञानवर्धक आप अपना व्याख्यान दिया नीना पॉल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जो हर सप्ताह हमारी यह गोष्ठी होती है, उसमें हमारा यह प्रयास होता है कि जो मुख्य व्याख्यान के बाद जो हमारे और भी ऑडियंस में लोग आए हुए हैं, उनको हम निमंत्रित करें और वो लोग भी अपने अपने कमेंट्स दें उसके साहित्य के विषय में या जो हमारे लेखक हैं उनके व्यक्तित्व के विषय में। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रोग्राम को थोड़ा सा संक्षिप्त कर दिया जाए और मैं स्विच ओवर करना चाहूँगा कैलाश बुधवार जी की शोक सभा की ओर। उसका कारण यह है कि ये बहुत दुखद समाचार है, जो लोग देर से जुड़े, कि आज सुबह सुबह कैलाश बुधवार जी जो इस देश के इतने वरिष्ठ साहित्यकार हैं और पत्रकार थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। तो मैं औपचारिक रूप से इस भाग 1 प्रोग्राम को अब समाप्त करता हूं और मुझे 10 मिनट का सेकंड दीजिए स्विच ओवर करने के लिए। धन्यवाद आप सबका कि आप सब लोग यहाँ सम्मिलित हुए नीना पॉल जी के इस आयोजन में।